नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, वहीं ज्वाइनिंग अभियान, बीजेपी की ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है। आज इसी दो अलग अलग खबरों से दोनों पार्टियों के चुनावी तैयारियों का अंदाजा लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी तैयारियां सही दिशा में हैं। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी शंखनाद। तो आइए पहली खबर बीजेपी के खेमे से लेते हैं। बीजेपी में ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है। एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दमोह की जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू कठारे, जनपद अध्यक्ष सहित 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही रिटायर्ड एडीजे नारायण सिंह मीणा सहित 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी सदस्यों को सदस्यता दिलाई, जहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं सदस्यता लेने वालों ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने सदस्यता ली है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखती है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन है ना। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है गरीब और अंतिम पंथी के व्यक्ति को न्याय दिलवाना है और उसकी उन्नति करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के जन नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित है, उनके कार्यों से बहुत प्रभावित है। वर्तमान में देश में ऐसे ही नेता की आवश्यकता है। इन नीतियों से अमित शाह जी की, माननीय वीडी शर्मा साहब की, नरोत्तम मिश्रा जी की जो प्रगति और जो अपनेपन की जो भावना है, एक परिवार में जोड़ने की भावना है, इस भावना से प्रभावित होकर सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हम कार्यकर्ताओं को और अधिवक्ताओं को दिया है। इसके लिए हम बीजेपी के आभारी हैं और उनकी नीतियों में हम काम करने के लिए तैयार हैं। पार्टी देश में समानता एवं वैचारिक मतभेद भुलाकर काम करती है। गरीब से गरीब, अमीर से गरीब को समानता का अधिकार देती है। इसलिए मैं इसकी विचारधारा से पूर्णतः सहमत हूँ। इसलिए मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं दूसरी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलग अलग राज्यों से होकर मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित सभी विधायक सम्मिलित हुए। बैठक में ऑनलाइन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी शामिल हुए। बैठक के माध्यम से सभी विधायकों को जिम्मेदारी दी गई और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह तैयार रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी ने बताया कि 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश आएगी, जिसकी तैयारियों की बैठक की गई है। सभी को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल है, अपने वादे नहीं निभा पाई है, जिसको लेकर युवाओं से, किसानों से, आदिवासियों से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। का आज रिव्यू था। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमारी कमेटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी हैं, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। उसमें हर चीज का निर्णय लिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सारे पॉइंट, सारी यात्रा की प्लानिंग आज हुई है। उस मीटिंग के अंदर माननीय श्री कमलनाथ जी जूम द्वारा उन्हें अटेंड करी मीटिंग। उसके साथ साथ माननीय दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी और भी हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, विवेक तन्खा साहब, उनने मीटिंग अटेंड करी है। उनने जो सुझाव दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उसके तहत आज पूरा कार्यक्रम बन चुका है। आपके सामने भी हम उस पूरे कार्यक्रम को रखेंगे जब वो फाइनलाइज हो जाएगा। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि किसकी तैयारी कितनी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी की जो तैयारी है अगर उसे देखा जाए और कांग्रेस की तैयारी है उसे देखा जाए, दोनों अपने अपने ट्रैक पर अपने अपने को सही पा रहे हैं। जनता की नजर में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन्हीं तैयारियों पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो जो मेहमान जुड़े हैं, प्रियंका गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता और केदार शंकर सिरोही जी प्रवक्ता कांग्रेस, संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रियंका गुप्ता जी से करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान, ये बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान है या बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया अभियान चला रखा है? सभी कांग्रेसी एक एक करके। जी, प्रियंका दुबे हूँ, प्रियंका गुप्ता नहीं है जी, थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जो अंत्योदय की कामना, आत्मनिर्भर भारत की जो हम लोगों ने कल्पना करी हुई है, उसके लिए हम लोग जो इस बार का इलेक्शन है, धारा जो मैंने आर्टिकल 370 को जो हमने हटाया है उसके अनुसार, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा एक स्लोगन भी था पुराना, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो उसको जिसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग 370 सीटों के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके लिए तत्परता से कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कामना है कि हम लोग जो अपना ध्येय वाक्य लेकर के चले थे, जिसमें आर्टिकल 370 का हम लोग शुरू से जिक्र करते थे और श्री राम मंदिर जी का जो हम लोग शुरू से उल्लेख करते थे, चाहे इसके अलावा हमारे जो भी मैनिफेस्टो के पुराने निर्णय थे आगे बढ़ रहे जो जनता के बीच में हमने अभी अप्लाई कर भी चुके हैं। तो हमारा अभियान, हमारा जो घोषणा पत्र जो पहले से था आज भी वही है और हम लोग उसी के साथ में आगे चल रहे हैं। चूंकि हमारी विचारधारा से या स्थायी सरकार के जो बेनिफिट्स होते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी मताधिकार या हम बात करें कौन किस दल में रहना चाहता है, ये स्वतंत्र विवेक से निर्णय लिया जाता है। तो अगर कोई उसमें आना चाहता है या ज्वाइन करना चाहता है तो उनका स्वागत है। बाकी किस पार्टी से कोई क्यों अलग हो रहा है, विलग हो रहा है, ये उन पार्टी का खुद का आत्मावलोकन होना चाहिए कि उनके पार्टी में ऐसी क्या समस्या आ रही है जिसके कारण इस प्रकार का आना जाना लगा हुआ है। तो वो उनके पार्टी के लोग, विशेष लोग जो है वो पर निर्णय लेंगे। उस नहीं, जो कांग्रेस है ये बराबर ये बातें कर रही है कि समस्याएं और जो दिक्कतें हैं वो बीजेपी पैदा कर रही है ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा, और ये तो आप लोग पैदा कर करके कांग्रेस का सफाया अभियान चला रहे हैं, हमें तो ये लगता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि अगर आप लोग चाहें तो हमारे घर ईडी आईटी भेज दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप विषय उठाइए, अगर हम गलत होंगे तो जेल जाएंगे और अगर हम सत्य है तो हम जो है वो आपका क्लीन चिट लेकर के बाहर आएंगे। तो न्यायपालिका पे आपको भरोसा होना चाहिए और अगर न्यायपालिका पे भी अगर आपको भरोसा नहीं है फिर आपको किसके ऊपर भरोसा है, आपको स्पष्ट करना चाहिए। सभी चीजों को अगर हम ये मान ले कि सभी लोग भयभीत है या डर का वातावरण है या किसी को दबाव में लिया जा रहा है, तो दबाव में वही आएगा जो कहीं गलत होगा। आज देवेंद्र जी भाई साहब, मैं आपसे कहूं कि आपके घर में इनकम टैक्स का छापा हम रोकना चाहेंगे प्रियंका दुबे जी, दबाव में वही आएगा जो गलत होगा। आपने ये कहा, फिर गलत लोगों को एंट्री क्यों दे रही हैं आप लोग? हमने किसी को गलत कहा ही नहीं। जो जांचें चल रही हैं वो चल रही हैं। आप बताइए किसी भी के ऊपर भी जांच रोकी हो, यहाँ ऐसा कहीं कुछ हुआ हो तो कोर्ट में जो केस है वो चल रहे हैं। आपकी जानकारी, भाई साहब आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, जब हमारी सरकार सत्ता में आ गई थी उस समय तक भी राम जन्मभूमि वाला जो विषय था वो केस चल रहा था, जुडिशरी में चल रहा था। उसे कोई प्रभावित कर पाया क्या, आप बताइए? या इसके पहले भी अटल जी की सरकार आई थी तो क्या राम मंदिर का निर्णय प्रभावित हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो जुडिशरी प्रोसेस अपना एक अलग है, अब लोग जो विधायी क्षेत्र है वो अलग आ जाता है। सबके अपने अपने कर्तव्य है, उसका पालन सब करते हैं, परंतु एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें हर एक चीज के ऊपर शंका क्रिएट की जाए। तो आप बताइए आम जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है?
चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे केदार शंकर सिरोही जी के पास। केदार शंकर सिरोही जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस का रुख बीजेपी की तरफ क्यों हो रहा है? जो भी नेता आए वो चले जा रहे हैं, आए दिन ये बातें सुनने में आ रही हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मोदी की गारंटी से कोई प्रभावित है, कोई कुछ प्रभावित है। कांग्रेस के नेता ही सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित हो रहे हैं बीजेपी से? देखिए देवेंद्र जी, ये तो कहने की बात है, ये समय समय का चक्र है। अभी विधानसभा चुनाव में आपने देखा, हम लोगों को एक स्ट्राइक टेंट लगाना पड़ा था कांग्रेस कार्यालय के सामने, इतने भाजपा के लोग छोड़ के आए। अभी जो लोग हैं, जो मेरी बहन ने कहा है कि इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उससे प्रभावित हो रहे हैं लोग। अब वो आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है, आज आपने देख लिया चंडीगढ़ में, जो आत्मनिर्भरता चुनाव में लाना चाहती है भाजपा, उस आत्मनिर्भरता से लोग खुश होकर जा रहे हैं। जिन्हें रोजगार की लड़ाई लड़नी है वो कांग्रेस में, जिन्हें किसानों की लड़ाई लड़नी है उन्हें वो कांग्रेस में, जिन्हें मजदूरों की लड़ाई लड़नी है वो कांग्रेस में, जिन्हें न्याय और धर्म की लड़ाई लड़नी है वो कांग्रेस में, जिन्हें सत्ता चाहिए, जिन्हें सत्ता का सुख चाहिए, वो सब लोग उधर जा रहे हैं। आज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा जब अपना 400 पार का आंकड़ा पार करने का घोषणा कर चुकी है, हम 400 पार कर लेंगे प्री डिसाइड, तो फिर उन्हें इतनी जल्दी क्यों है कि हर व्यक्ति को लेने की तरफ दौड़ पड़ रहे हैं, जो उसका बैकग्राउंड तक नहीं देख रहे हैं। हम तो कम से कम बैकग्राउंड भी देखते हैं। आज ये बताइए, जिन लोगों पर ये आरोप लगाते थे, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उधर बिस्वा हो, येदुरप्पा हो, कोई भी हो, उन सबको ले लिया। चाहे सिंधिया हो मध्य प्रदेश में, मैं सिंधिया की बात करूंगा, प्रभात झा की बात करूंगा, उनका कोट करूंगा आपको, जो झा ये कहते रहे थे कि सिंधिया हमारे लायक नहीं है, सिंधिया के पास भ्रष्टाचार की जगह है, उनने जमीनों पर कब्जा कर लिया। आज वही सिंधिया जो है उन पर रूल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भाजपा की रीति और नीति, जो इनका ध्येय है, वो मात्र सत्ता है और सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। रीति नीति मात्र सत्ता है और सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये किसके लिए है? क्या सत्ता के लिए नहीं है? क्या कांग्रेस सत्ता के लिए प्रयास नहीं कर रही है? देखिए जी, इसमें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, देश में दो तरह की पॉलिटिक्स चल रही, एक बिजनेस पॉलिटिक्स चल रही है, एक सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स चल रही है। बिजनेस पॉलिटिक्स में अदानी अंबानी का घर भरा जा रहा है, व्यापारियों के पास, चुनिंदा लोगों के पास देश की 70% जो आय है या पूंजी कह लो उनके पास हो गई है। कोई के हिसाब से नियम और कानून बने, उसी का परिणाम आज देख लीजिए। अभी किसान आंदोलन में क्या थी, आर्मी के एक्सपायरी बम डाले जा रहे हैं किसानों के ऊपर, आंसू गैस, बुलेट चल रही है आर्मी की, एक्सपायरी विदाउट कंसेंट, जो स्टेट नहीं कर सकता, उसके जो रिजल्ट है वो आपके सामने सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं। दूसरा है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स। हमारी पार्टी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, देश की आजादी में लड़े हैं, कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों को फांसी हुई है और उन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक भारत, एक मजबूत भारत, एक विश्व में अपनी पहचान बनाने वाला भारत बनाया। उस देश के पास जहां पर खाने के गेहूं नहीं थे, PL 480 का तो हम सब लोग जानते हैं, शायद मेरी बहन को शायद खबर नहीं होगी, PL 44 हम लोग गेहूं लाते थे। आज उससे हम हंसी की तरफ आए, दूध क्रांति की तरफ आए, हिल क्रांति, टेक्नोलॉजी IIM बने, हॉस्पिटल बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, तमाम जगह एक देश को एक RBI के साथ एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर लेकर लाकर किया। परंतु उसमें आप देख लीजिए, बिजनेस पॉलिटिक्स के चलते देश में गरीबों के ऊपर GST 60% आ गया, अमीरों के पास GST का कलेक्शन जो है वो कम हो रहा है, कारपोरेट टैक्स आधा कर दिया, इधर से बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद भी देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हुआ है, जो लाठियां खा रहा है। किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, लड़ने जा रहा है तो उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हैं। आज एक IAS का आपने वीडियो देखा होगा, किस देश को ले जा रहे हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक IPS ऑफिसर अगर वो पगड़ी पहनता है और पगड़ी पहनने के बाद उसको खालिस्तानी कहते हैं, तो हम लोगों को भी खालिस्तानी कह देंगे ये लोग। तो
इस तरह की नफरत जो भारत में डाल रखी है, इसको मिटाने के लिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल। चलिए, इसको मिटाने के लिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। चलिए, संदीप पौराणिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी देर से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, देर से आए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। संदीप जी, सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला रही है और उसमें कांग्रेस के लोग ही ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अपनी जो चुनावी तैयारी है रथ यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, न्याय यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। दोनों की तैयारियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि रथ यात्रा ज़्यादा इस समय काफ़ी अपने प्रभावी रूप में है, या फिर बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान, बूथ स्तर का अभियान और भी तमाम? जी देखिए, चुनाव करीब है। राजनीतिक दलों का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। सारे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जीत हासिल करने के लिए। जहां तक आपने राहुल गांधी की बात कही, स्वाभाविक सी बात है, वो जनता को लुभाने के लिए, जनता के मुद्दों की बात करके वोट हासिल करना चाहते हैं। राजनीतिक दल और उसके नेता ये कह सकते हैं कि हम राजनीति जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। क्या हमने कभी ऐसे राजनेताओं, गिनती के राजनेता हैं, केदार सिरोही जैसे सक्रिय राजनेता हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक राजनेता जो हैं वो राजनीति को एक प्रोफेशन बना चुके हैं। उनकी जीवन की तरक्की का रास्ता है राजनीति। तो सत्ता आएगी, आप तरक्की करेंगे। और कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हो, वो सत्ता में आने के लिए लालायित रहता है। एक तरफ कांग्रेस अगर यात्रा निकाल रही है, न्याय यात्रा, तो उसका मकसद है सत्ता हासिल करना। दूसरी तरफ बीजेपी अगर दल बदल करा रही है या कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो वो भी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों ही दल, मैं कहता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं, वे सारे दल सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। उसके लिए कोई यात्रा निकालता है, कोई ज्वाइनिंग अभियान चलाता है, तमाम रास्ते अपनाए जाते हैं कि किसी भी तरह एन केन के कारण वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके। जहां तक बात अगले चुनाव की है, तो वक्त बहुत कम बचा है। जो राजनीतिक दल जनता की बात कर लेगा, जनता को लुभा लेगा, उनके मुद्दों के जरिए उन्हें कन्विंस कर लेगा, उसके लिए चुनाव जीतने का रास्ता मुझे लगता है आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब कन्विंस करने में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। हम आना चाहेंगे प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी के पास। तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, बूथ को मजबूत किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, माफ कीजिएगा, कई बार नाम हमने आपका गलत लिया। तो दुबे जी, सवाल यहां पर यह है कि बूथ मजबूत करना और भी तमाम काम करना, सभी तो यही कहते हैं कि जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। क्या वास्तव में राजनीतिक दल जो हैं वो जनता की सेवा के लिए ही काम कर रहे हैं? सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का मोटिव जो है कि हमें जनता की देखभाल करनी है, जनता के लिए सेवा करना है, इसलिए हम ये बूथ मजबूत कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी से पूछ रहे हैं सवाल, इसलिए बीजेपी का नाम ले रहे हैं। क्या वास्तव में, दिल से बताइएगा, पार्टी की प्रवक्ता हैं, जरूर पक्ष लेंगी, लेकिन दिल से बताइएगा, क्या जनता की सेवा के लिए ही बीजेपी ये सारी चीजें कवायदे कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आज नहीं, आज से पहले से जिस विचारधारा के साथ वो उतरी है मैदान में, अभी तक उसमें कोई बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन उसमें नहीं हुए। जो उन लोगों ने डिमांड की थी, अगर आप पुराना भी मैनिफेस्टो उठा करके देखिए तो सतत
जाती थी हमारी, झूठ नहीं कहेंगे कि लोग कहते हैं मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ठीक है, पर तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया। धारा 370 की बात आई थी जब लोगों ने ये भी कहा था कि इतना उपद्रव होगा कि भारत जल उठेगा, परंतु वो भी हो गया। 3 तलाक के ऊपर भी लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा इस वक्त वो विमर्शता फैलेगी, परंतु आज उसके कारण जो लाभार्थी हैं आप उनके स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जनहितैषी योजनाएं आज भी लागू की गई, उसमें किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ भेदभाव नहीं किया गया, लगभग सभी के लिए वो अप्लाई की गई और जनता तक पहुंची। आज अगर हम जो बात कर रहे हैं यूडीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सभी को कठिन लगता था, पर आज आप देखिए सभी के हैंडसेट में, आप देखिए फोन पे, गूगल पे यूज करके लोग आज मतलब उसका डिजिटल यूज कर रहे हैं, डिजिटल मनी को भी हम आपको रोकेंगे। ये सारी चीजें वास्तव में आपके द्वारा लाई गई हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या चंडीगढ़ वाली घटना के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या वो भी एक अंग है? मध्य प्रदेश में जो इससे पहले हुआ था जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या वो भी बीजेपी का ही काम करने का एक तरीका है? जी जी, जवाब दे सकती हूँ? जी जी। आज चंडीगढ़ में जो हुआ, मैं देखती हूँ उसमें कोई अधिकारी जो है वो कैमरे के साइड देख रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन कोर्ट में दिया, चूंकि मैं वकील हूँ इसलिए मैं कोर्ट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, पर अगर जो पीड़ गलत है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बिलोंग करता है या किसी विचारधारा को बिलोंग करता है, गलत ही होता है। अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप संदेह की दृष्टि में, और आपके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो नॉर्मल अपराधी के साथ या आरोपी के साथ होती है। तो यहाँ पे मसीह जी के साथ भी वही होना चाहिए। अगर उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो हो भी रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन इसके बाद एक चीज और मैं क्लियर कर दूंगी, मैंने अभी एक चीज और शाम को ही सुनी थी कि 3 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास लोग कार्यालय आ रहे हैं, हमारा कार्यालय उठ के किसी के दरवाजे नहीं जा रहा है, ठीक है, लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं, और उनकी अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग नहीं भी करते हैं और वो वोट डाल देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर लेंगे? वहां तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। फिर आप लोग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर सकते। ये तो खुले मंच पे आके उन्होंने गमछा डाल लिया, जैसे आज हमारे केदार भाई साहब अभी भगवा सिर पे डाले हुए, क्या भरोसा कल गले में डाल ले। हम कुछ नहीं कह सकते, विचार परिवर्तन है ही, लेकिन इसके लिए मात्र बीजेपी को दोषी ठहरा के आप इतिश्री कर ले, उससे बेहतर होगा कि आप ये भी सोचें कि आपके दीपक सक्सेना जी ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं, या अगर हम उनकी छोड़ भी दें तो लक्ष्मण सिंह जी ऐसी बयानबाजियां क्यों करते हैं, उनकी बयान को भी मैं छोड़ दूं तो जीतू जी खुद ये कहते थे पार्टी गई तेल लेने। क्या मैं आप ही के माध्यम से माननीय हमारे केदार जी भाई साहब से पूछना चाहूंगी, क्या हमारी पार्टी के लिए हमें इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना सही है? चाहे फिर वो कोई भी कार्यकर्ता करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का करे या कांग्रेस का करे, इस प्रकार की भाषा का जिस पार्टी के तले हम खड़े हैं, जिसके ध्वज के नीचे हम कार्य कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उचित है? तो ये सारा आत्ममंथन पार्टी को, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहिए, ना कि हमारे जैसे प्रवक्ता को बैठ करके टीवी पर। बेहतर होगा कि उच्च स्तरीय अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वो इस चीज पे विचार करें और अपने कार्यकर्ता के साथ इस चीज का मंथन करें। जी, केदार शंकर सिरोही जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या मानते हैं आप कि आप तो ये मानते ही होंगे ना कि ये टूट फूट का कारण बीजेपी ही है? मैं गलत हूं या सही हूं? जो कांग्रेस में टूट फूट हो रही है, मैं सही हूं या गलत? सिरोही जी जवाब दीजिए। नहीं, इसमें आप कहीं भी गलत नहीं है। हाँ, तो एक बार हमारे लोग सुन लीजिए, हमारे लोग में डर है। अब अगला सवाल सुन लीजिए। आखिर ये कांग्रेसी हैं कैसे, किस मिट्टी के बने हैं कि टूट फूट हो जा रही है उसमें? आखिर क्या बांध नहीं पा रहे हैं? कांग्रेसी नहीं है। जी जी, नहीं, आखिर बांध क्यों नहीं पा रहे हैं? कांग्रेसी नहीं है। अगर ओरिजिनल कांग्रेसी होते तो वो लड़ते, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह लड़ते, गांधी जी की तरह लड़ते, ये नेहरू की तरह लड़ते। ये जो चले गए वो डरपोक थे,
वो हमारे काम के नहीं, वो वास्तविक कांग्रेसी थे नहीं, इसलिए वो चले गए। अब उन पे बात करने का कोई मतलब नहीं। आए आप थे, पहचान नहीं पाए उनको बहुत दिनों तक। बस मैं ये बिल्कुल यही शब्द कहने वाला था, वो हमारी गलती थी, हम पहचान नहीं पाए, हमारे लोगों ने नहीं पहचान पाए। अच्छा, हमारी आप पहचानना शुरू किए हैं? धूल झोंक दी। नहीं, अब पहचानना शुरू किए हैं तो कोशिश करेंगे, उनको छोड़ने से कोशिश करेंगे। नहीं, उसको उनको छोड़ने से पहले निकालना लीजिए, पहचान लीजिए। लेकिन पैमाना क्या है? पैमाना क्या है बताइए, पहचानने का पैमाना क्या है? देखिए साहब, भगवान राम की जो पत्नी थी ना सीता माता, वो उसी आरोपियों को नहीं पहचान पाई थी। वही रावण बन के आ गए थे, साधु बन के आ गए थे। तो हम तो इंसान है, अब हमारे बीच में बड़ी बातें करने वाला, अच्छी बातें करने वाला, संघर्ष की दुहाई देने वाला, ईमानदारी दिखाने वाला आ जाए और बाद में ईडी सीडी और न जाने किस किस से डर कर चले जाए। सवाल यह है, मेरी बहन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैं थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तारीख 370 और महिला बाकी तारीख में काफी कुछ कोर्ट ने, कुछ इनने, सब बढ़िया हुआ। पर बात हमारे की मोदी जी ने 2014 पूरी रैली में कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी का 50% देंगे। बहन इसकी तारीख कौन बताएगा? मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन से कि उन्होंने कहा था 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहन इसकी तारीख कौन बताएगा? उन्होंने कहा था हम देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बहन इसकी तारीख कौन बताएगा? उन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी, बहन इसकी तारीख कौन बताएगा? इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये इसकी तारीख कौन बताएगा? इन्होंने कहा था कि जो डॉलर अभी 85-87 रुपए पे चला गया है उसको हम 50 से नीचे लाएंगे, उसकी तारीख कौन बताएगा? इन्होंने कहा था काला धन नहीं पूरा लेके आएंगे, उसकी तारीख कौन बताएगा? इन्होंने कहा था कि देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, माओवादी की गतिविधियां हैं, उन सब को रोक देंगे, उसकी तारीख कौन बताएगा? इन्होंने कहा था कोई देश हमारी तरफ नजरें नहीं उठाएगा, अभी तो हमारी सरहद पर क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं आप देख रहे हैं, उसको सुलझने की तारीख कौन बताएगा? हर तरफ लोग तारीख पे तारीख पूछ रहे हैं। वो तारीख बता दीजिए जिसमें मोदी जी ने कहा था अगर 60 दिन में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो किसी भी चौराहे पर मुझे बुलाकर लटका देना या मार देना, ऐसा कुछ कहा था। वो तारीख कौन बताएगा? हम तो पूछ रहे हैं कि तारीख बताइए, देश की जनता के साथ आपने वादा किया था, वो तारीख क्यों नहीं बता पा रहे आप लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर प्रियंका दुबे जी कुछ आप सिर्फ जाति के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। प्रियंका दुबे जी कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, अभी अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास भी जाना है, जल्दी से दुबे जी। देखिए, ओबीसी का ट्रम्प कार्ड इन्होंने यहाँ खूब चलाया, जिसमें मैंने कहा कि सभी जातियों का सम्मान हो पर ना ही घमासान हो तो बेहतर होता है। आप लोग बार बार ओबीसी क्राइटेरिया को लेकर के आते हैं, पर ओबीसी का कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो लागू किया मॉडल है उसमें उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही अग्रणी निकलेगी। आप लोग बस तारीख पूछते रहते हैं। अगर आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य से अव्वल पे आ चुका है, आप उसकी बात करेंगे तो आप उसका जवाब नहीं देते। दुग्ध उत्पादन में जिस तरीके से मध्य प्रदेश आज 3रे स्थान पर पहुंच चुका है, आप उसका जवाब नहीं देते। आज अर्थव्यवस्था में भारत जो 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, ये आपकी उसी तारीख का जवाब है। काले धन की आप बात करते हैं, आपके सांसद के यहाँ से 351 करोड़ रुपए निकलते हैं, आप इस पे चुप्पी साध लेते हैं कि धीरज साहू जी क्या 351 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए। आप इसका जवाब देना नहीं पसंद करते कि काला धन यहां पर कैसे इकट्ठा हो गया। तो कुल मिलाकर के तो आज किसानों की बेहतर नहीं समझते, तो तारीख आप लोग को तय करनी होगी कि आप लोग का दृष्टिकोण किस तारीख पे दूर होगा, किस दिन आप निष्पक्ष होकर के जजमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं है दुबे जी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। संदीप पौराणिक जी से एक सवाल लेते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस में टूट फूट ज्यादा हो रही है। कांग्रेस की जो लोग हैं विचारधारा जल्दी परिवर्तित करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वैसे तो ये नकली कांग्रेसी कह रहे हैं सिरोही जी, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इसके कारण क्या हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा वर्ग होता है जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है,
मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई थी, 15 महीने के लिए आई थी, अब फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो एक वर्ग होता है जो चाहता है या तो वो उस पार्टी में बेहतर तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। एक जो मुझे कमी दिख रही है कांग्रेस में, वो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, समन्वय और संवाद की कमी है। अगर किसी में नाराजगी होती है तो उस नाराजगी को खत्म करने का तरीका संवाद होता है, और कांग्रेस में सबसे ज्यादा कमी अगर कोई है तो संवाद की, और व्यक्ति की नाराजगी जब बढ़ती जाती है तो वो फैसला भले ही गलत हो आने वाले समय में, लेकिन वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक वो वर्ग है जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है, और दूसरी तरफ समन्वय और संवाद की कमी है। इसके चलते कांग्रेस में टूट फूट ज्यादा हो रही है। चलिए, अब चूंकि हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद हो चुका है मध्य प्रदेश में। जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों अपने अपने तरीके से खूब तैयारी कर रही हैं। अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रवेश करेगी, उसके लिए तमाम रणनीति भी बन रही है और इस यात्रा के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। लेकिन वहीं बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान है, जो कांग्रेस के लिए ही हमको लग रहा है कि चलाया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता ही जाकर के ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के नेता ही उसे ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में आगे आने वाला चुनाव किसकी ओर जा रहा है। कांग्रेस में, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, कि कम्युनिकेशन गैप है और इसलिए अपने आप को उपस्थित महसूस कर रहा है कार्यकर्ता, इसलिए भी वो दूसरी पार्टी की ओर जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ सत्ता में बने रहने का लालच भी है, जो कुछ लोगों को उधर लेकर के जा रहा है। इन सभी पर कंट्रोल करना होगा अभी कांग्रेस को, तब जाकर के कहीं मुकाबला अच्छा हो पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।